नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी विजय। शहजादा मसरूर की शादी मलका मखमूर से हुई और दोनों आराम से जिंदगी बसर करने लगे। मसरूर ढोर चराता, खेत जोतता, मखमूर खाना पकाती और चरखा चलाती। दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए मछलियों का तैरना देखते, लहरों से खेलते, बगीचे में जाकर चिड़ियों के चहचहे सुनते और फूलों के हार बनाते। न कोई फिक्र थी, न कोई चिंता थी। लेकिन बहुत दिन न गुजरने पाए थे, उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। दरबार के सदस्यों में बुलहवस खौ नाम का एक फसादी आदमी था। शाह मसरूर ने उसे नज़रबंद कर रखा था। वह धीरे धीरे मलका मखमूर के मिजाज में इतना दाखिल हो गया कि मलका उसके मशवरे के बगैर कोई काम न करती। उसने मलका के लिए एक हवाई जहाज़ बनाया जो महज इशारे से चलता था। 1 सेकंड में हज़ारों मील रोज जाता और देखते देखते ऊपर की दुनिया की खबर लाता। मलका उस जहाज पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की सैर करती। बुलहवस उससे कहता, साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य है। इस लंबी चौड़ी दुनिया पर कब्जा कीजिए, व्यापार के साधन बढ़ाइए, छिपी हुई दौलत निकालिए, फौजें खड़ी कीजिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जुटाइए। दुनिया हौसलामंदों के लिए है। उन्हीं के कारनामे, उन्हीं की जीतें याद की जाती हैं। मलका उसकी बातों को खूब कान लगाकर सुनती। उसके दिल में हौसले का जोश उमड़ने लगता, यहाँ तक कि अपना सरल संतोषी जीवन उसे रूखा फीका मालूम होने लगा। मगर शाह मसरूर संतोष का पुतला था। उसकी जिंदगी के वह मुबारक लम्हे होते थे जब वह एकांत के कूंज में चुपचाप बैठकर जीवन और उसके कारणों पर विचार करता और उसकी विराटता और आश्चर्यों को देखकर श्रद्धा के भाव से चीख उठता, आह, मेरी हस्ती कितनी नाचीज़ है। उसे मलका के मंसूबों और हौसलों से ज़रा भी दिलचस्पी न थी। नतीजा ये हुआ कि आपस के प्यार और सच्चाई की जगह संदेह पैदा हो गए। दरबारियों में गिरोह बनने लगे। जीवन का संतोष विदा हो गया। मसरूर को इन सब परेशानियों के लिए जो उसकी सभ्यता के रास्ते में बाधक होती थीं, धीरज न था। वह एक दिन उठा और सल्तनत मलका के सुपुर्द करके एक पहाड़ी इलाके में जा छिपा। सारा दरबार नई उमंगों से मतवाला हो रहा था। किसी ने बादशाह को रोकने की कोशिश न की। महीनों वर्षों हो गए, किसी को उनकी खबर न मिली। मलका मखमूर ने एक बड़ी फौज खड़ी की और बुलहवस खां को चढ़ाइयों पर रवाना किया। उसने इलाके पर इलाके और मुल्क पर मुल्क जीतने शुरू किए। सोने चांदी और हीरे जवाहरात के अंबार हवाई जहाज़ों पर लद कर राजधानी को आगे लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई तरक्कियों से मुल्क के अंदरूनी मामलों में उपद्रव खड़े होने लगे। वह सूबे जो अब हुक्म के ताबेदार थे, बगावत के झंडे करने लगे। कर्ण सिंह बुंदेला एक फौज लेकर चढ़ाया, मगर अजब फौज थी। न कोई हरबे हथियार, न तोपें। सिपाहियां के हाथों में बंदूक और तीर तुपुक के बजाय बर्बर तंबूरे और सारंगियां, बेले, सितार और ताऊस थे। तोपों की धनगरज, सदाओं के दले, तबले और मृदंग की कुमक थी। बम गोलों की जगह जल तरंग, आर्गन और आर्केस्ट्रा था। मलका मखमूर ने समझा, आन की आन में इस फौज को तितर बितर करती हूँ। लेकिन ज्यों ही उसकी फौज कर्ण सिंह के मुकाबले में रवाना हुई, लुभावने, आत्मा को शांति पहुँचाने वाले स्वरों की वह बाढ़ आई, मीठे और सुहाने गानों की वह बौछार हुई कि मलका की सेना पत्थर की मर्तों की तरह आत्मविस्मृत होकर खड़ी रह गई। एक क्षण में सिपाहियों की आंखें नशे में डूबने लगीं और वह हथेलियां बजा बजा कर नाचने लगे, सर हिला हिला कर उछलने लगे। फिर सबके सब बेजान लाश की ताह गिर पड़े। और सिर्फ सिपाही ही नहीं, राजधानी में भी जिसके कानों में यह आवाज़ें गईं, वह बेहोश हो गया। सारे शहर में कोई जिंदा आदमी नजर न आता था। ऐसा मालूम होता था कि पत्थर की मूरतों का तिलिस्म है। मलका अपने जहाज़ पर बैठी यह करिश्मा देख रही थी। उसने जहाज़ नीचे उतारा कि देखूं क्या माजरा है, पर उन आवाज़ों के कान में पहुंचते ही उसकी भी वही दशा हो गई। वह हवाई जहाज़ पर नाचने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कर्ण सिंह शाही महल के करीब जा पहुंचा और गाने बंद हो गए तो मलका की आंखें खुजीं, जैसे किसी का नशा टूट जाए। उसने कहा, मैं वही गाने सुनूंगी, वही राग, वही आलाप, वही लुभाने वाले गीत। हाय, वह आवाज़ें कहो गईं, कुछ परवाह नहीं। मेरा राज जाए, पाट जाए, मैं वही राग सुनूंगी। सिपाहियों का नशा भी टूटा। उन्होंने उसके स्वर मिलाकर कहा, हम वही गीत सुनेंगे,
वही प्यारे प्यारे मोहक राग। बल्ला से हम गिरफ्तार होंगे, गुलामी की बेड़ियां पहनेंगे, आज़ादी से हाथ धोएंगे, पर वही राग, वही तराने, वही ताने, वही धुने। सूबेदार लोचन दास को जब कर्ण सिंह की विजय का हाल मालूम हुआ तो उसने भी विद्रोह करने की ठानी। अपनी फौज लेकर राजधानी पर चढ़ दौड़ा। मलका ने अब की जान तोड़ मुकाबला करने की ठानी। सिपाहियों को खूब ललकारा और उन्हें लोच दास के मुकाबले में खड़ा किया, मगर वाहरी हमलावन फौज, न कहीं सवार, न कहीं प्यादे, न तोप, न बंदूक, न हरबे, न हथियार। सिपाहियों की जगह सुंदर नर्तकियों के गोल थे और थिएटर के एक्टर। सवारों की जगह भांडों और बहुरूपियों के गोल। मोर्चों की जगह तीतर और बटेरों के जोड़ छूटे हुए थे, तो बंदूक की जगह सर्कस और बाइस्कोप के खेमे पड़े थे। कहीं हीरे जवाहरात अपनी आबताब दिखा रहे थे, कहीं तरह तरह के चरिंदों परिंदों की नुमाइश खुली हुई थी। मैदान के एक हिस्से में धरती की अजीब अजीब चीज़ें, झने और बर्फिस्तानी चोटियाँ और बर्फ़ के पहाड़, पेरिस का बाज़ार, लंदन का एक्सचेंज या स्टन की मंडियाँ, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान, जापान की गुलकारियाँ, चीन के दरियाई शहर, दक्षिण अमेरिका के आदमखोर, काफ की परियां, लैपलैंड के सुमुरपोश इंसान और ऐसे सैकड़ों विचित्र आकर्षक दृश्य चलते फिरते दिखाई पड़ते थे। मलका की फौज यह नज़ारा देखते ही बेसुध होकर उसकी तरफ दौड़ी। किसी को सर पैर का ख्याल न रहा। लोगों ने बंदूकें फेंक दी, तलवारें और किरचें उतार फेंकी और बेतहाशा इन दृश्यों के चारों तरफ जमा हो गए। कोई नाचने वालियों की मीठी अदाओं और नाजुक चलन पर दिल दे बैठा, कोई थिएटर के तमाशों पर रीझा। कुछ लोग तीतरों और बटेरों के जोड़ देखने लगे और सब के सब चित्रलिखित से मंत्रमुग्ध खड़े रह गए। मलका अपने हवाई जहाज़ पर बैठी कभी थिएटर की तरफ जाती, कभी सर्कस की तरफ दौड़ती, यहाँ तक कि वह भी बेहोश हो गई। लोचन दास जब विजय करता हुआ शाही महल में दाखिल हो गया तो मलका की आंखें खुलीं। उसने कहा, हाय, वह तमाशे कहाँ गए? वह सुंदर सुंदर दृश्य, वह लुभावने दृश्य कहाँ गायब हो गए? मेरा राज जाए, पाट जाए, लेकिन मैं यह सैर ज़रूर देखूंगी। मुझे आज मालूम हुआ कि ज़िंदगी में क्या क्या मज़े हैं। सिपाही भी जागे। उन्होंने एक स्वर से कहा, हम वहीं सैर और तमाशे देखेंगे। हमें लड़ाई भिड़ाई से कुछ मतलब नहीं। हमको आज़ादी की परवाह नहीं। हम गुलाम होकर रहेंगे, पैरों में बेड़ियां पहनेंगे, पर इन दिल फरेबियों के बगैर नहीं रह सकेंगे। मलका मखमूर को अपनी सल्तनत का यह हाल देखकर बहुत दुख होता। वह सोचती, कया इसी तरह सारा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा। अगर शाह मसरूर ने यूं किनारा न कर लिया होता तो सल्तनत की यह हालत कभी न होती। क्या उन्हें यह कैफियतें मालूम न होंगी? यहाँ से दम दम की खबरें उनके पास आ जाती हैं, मगर ज़रा भी जुम्बिश नहीं करते। कितने बेरहम हैं। खैर, जो कुछ सर पर आएगी सह लूँगी, पर उनकी मिन्नत न करूँगी। लेकिन जब वह उन आकर्षक गानों को सुनती और दूषियों को देखती तो यह दुखदाई विचार भूल जाते। उसे अपनी ज़िंदगी बहुत आनंद की मालूम होती। बुल्हवस खां ने लिखा, मैं देशमनों से घिर गया हूँ। नफ़रत अली और कीन खां और ज्वाला सिंह ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। तब तक और कुमक न आए, मैं मजबूर हूँ। पर मलका की फ़ौज यह सैर और गाने छोड़कर जाने पर राजी न होती थी। इतने में दो सूबेदारों ने फिर बगावत की। मिर्ज़ा शमीम और रसराज सिंह दोनों एक होकर राजधानी पर चढ़े। मलका की फ़ौज में अब न लज्जा थी न वीरता। गाने बजाने और सैर तमाशे ने उन्हें आराम तलब बना दिया था। बड़ी बड़ी मुश्किलों से सज सजा कर मैदान में निकले। दुश्मन की फ़ौज इंतज़ार करती खड़ी थी, लेकिन न किसी के पास तलवार थी न बंदूक। सिपाहियों के हाथों में फूलों के खुलदस्ते थे, किसी के हाथ में ईतर की शीशियाँ, किसी के हाथ में गुलाब के फव्वाहर, कहीं लवेंडर की बोतलें, कहीं मुश्क वगैरह की। बाहर सारा मैदान अत्तार की दुकान बना हुआ था। दूसरी तरफ रसराज की सेना थी। उन सिपाहियों के हाथों में सोने के तश्त थे, ज़रबफ्त के खनपेशों से ढके हुए। किसी में बर्फ़ी और मलाई थी, किसी में कौरमे और कबाब, किसी में खुबानी और अंगूर। कहीं कश्मीर की नेमतें सजी हुई थीं, कहीं इटली की चटनियों की बहार थी और कहीं पुर्तगाल और फ्रांस की शराबें शीशियों में महक रही थीं। मलका की फ़ौज यह संजीवनी सुगंध सूंघते ही मतवाली हो गई। लोगों ने हथियार फेंक दिए और इन स्वादिष्ट पदार्थों की ओर दौड़े। कोई हलवे पर गिरा और कोई मलाई पर टूटा।
किसी ने कोरमे और कबाब पर हाथ बढ़ाए, कोई खुबानी और अंगूर छकने लगा, कोई कश्मीरी मुरब्बों पर लपका। सारी फौज भिखमंगों की तरह हाथ फैलाए यह नेमतें मांगती थीं और बेहद चाव से खाती थीं। एक एक कौर के लिए, एक चमचा फिरनी के लिए, शराब के एक प्याले के लिए खुशामदें करते थे, नाकें रगड़ते थे, सिजदे करते थे। यहाँ तक कि सारी फौज पर एक नशा छा गया, बेदम होकर गिर पड़ी। मलका भी इटली के मुरब्बों के सामने दामन फैला फैलाकर मिन्नतें करती और कहती थी कि सिर्फ एक लुकमा और एक प्याला दो और मेरा राज लो, पाट लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जी भर खा पी लेने दो। यहाँ तक कि वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। मलका की हालत बेहद दर्दनाक थी। उसकी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा दुश्मनों के हाथ से बचा था। उसे एक दम के लिए भी इस गुलामी से नजात न मिलती कि कर्ण सिंह के दरबार में हाजिर होती, कभी मिर्ज़ा शमीम की खुशामद करती। इसके बगैर उसे चैन न आता। हाँ, जब कभी इस मुसाहिबी और ज़िल्लत से उसकी तबीयत थक जाती तो वह अकेले बैठकर घंटों रोती और चाहती कि जाकर शाह मसरूर को मना लाऊं। उसे यकीन था कि उनके आते ही बागी काफूर हो जाएंगे, पर एक ही क्षण में उसकी तबीयत बदल जाती। उसे अब किसी हालत पर चैन आता था। अभी तक बुलहवस खां स्वामी भक्ति में फ़र्क न आया था, लेकिन जब उसने सल्तनत की यह कमज़ोरी देखी तो वह भी बगावत कर बैठा। उसकी आजमाई हुई फ़ौज के मुकाबले में मलका की फ़ौज क्या ठहरती। पहले ही हमले में कदम उखड़ गए। मलका खुद गिरफ्तार हो गई। बुलहवस खां ने उसे एक तिलिस्माती कैद खाने में बंद कर दिया। सेवक व स्वामी बंद बैठा। यह कैद खाना इतना लंबा चौड़ा था कि कैदी कितना ही भागने की कोशिश करे, उसकी चहार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था। वहाँ संतरी और पहरेदार न थे, लेकिन वहाँ की हवा में एक खिंचाव था। मलका के पैरों में न बेड़ियाँ थीं, न हाथों में हथकड़ियाँ, लेकिन शरीर का अंग प्रत्यंग तारों से बंधा हुआ था। वह अपनी इच्छा से हिल भी न सकती थी। वह अब दिन के दिन बैठी हुई जमीन पर मिट्टी के घरौंदे बनाया करती और समझती यह महल है। तरह तरह के स्वांग भरती और समझती दुनिया मुझे देखकर लट्टू हो जाती है। पत्थर टुकड़ों से अपना शरीर गूंध लेती और समझती कि अब हूरें भी मेरे सामने मात है। वह दरख्तों से पूछती मैं कितनी खूबसूरत हूँ। शाखों पर बैठी चिड़ियों से पूछती हीरे जवाहरात का ऐसा गुलबंद तुमने देखा है। मिट्टी की ठीकरों का अंबार लगाती और आसमान से पूछती इतनी दौलत तुमने देखी है। मालूम नहीं इस हालत में कितने दिन गुजर गए। मिर्ज़ा शमीम, लाचन दास वगैरह हरदम उसे घेरे रहते थे। शायद वह उससे डरते थे, ऐसा न हो यह शाह मासरूर को कोई संदेशा भेज दे। कैद में भी उस पर भरोसा न था। यहाँ तक कि मलका की तबीयत इस कैद से बेजार हो गई। वह निकल भागने की तदबीरें सोचने लगी। इसी हालत में एक दिन मलका बैठी सोच रही थी, मैं क्या हो गई? जो मेरे इशारों के गुलाम थे वह अब मेरे मालिक हैं। मुझे जिस कल चाहते हैं बिठाते हैं, जहाँ चाहते हैं घुमाते हैं। अफसोस मैंने शाह मसरूर का कहना ना माना। यह उसी की सज़ा है। काश एक बार मुझे किसी तरह अस कैद से छुटकारा मिल जाता तो मैं चलकर उनके पैरों पर सिर रख देती और कहती लौंडी की खता माफ़ कीजिए। मैं खून के आंसू रोती और उन्हें मना लाती और फिर कभी उनके हुक्म से इनकार न करती। मैंने इस नम का हराम बुलहवस खां की बातों में पढ़कर उन्हें निर्वासित कर दिया। मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी। यह सोचते सोचते मलका रोने लगी कि यकायक उसने देखा सामने एक खिले हुए मुखड़े वाला गंभीर पुरुष सादा कपड़े खड़ा है। मलका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ मैंने आपको कभी नहीं देखा। पुरुष, हाँ, इस कैद खाने में मैं बहुत कम आता हूँ। मेरा काम है कि जब कैदियों की तबीयत यहाँ से बेजार हो तो उन्हें यहाँ से निकलने में मदद दूँ। मलका, आपका नाम? पुरुष, संतोख सिंह। मलमा, आप मुझे इस कैद से छुटकारा दिला सकते हैं? संतोख, हाँ, मेरा तो काम ही यह है, लेकिन मेरी हिदायतों पर चलना पड़ेगा। मलका, मैं आपके हुक्म से जौ भर भी इधर उधर ना करूँगी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जल्द ले चलिए। मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। संतोख, आप कहाँ चलना चाहती हैं? मलका, मैं शाह मसरूर के पास जाना चाहती हूँ। आपको मालूम है वह आलकल कहाँ है? संतोख, हाँ मालूम है, मैं उनका नौकर हूँ। उन्हीं की तरफ से मैं इस काम पर तैनात हूँ। मलका, तो खुदा के वास्ते मुझे जल्द ले चलिए। मुझे अब यहाँ एक घड़ी रहना जी पर भारी हो रहा है।
संतोख अच्छा तो यह रेशमी कपड़े और यह जवाहरात और सोने के जेवन उतार कर फेंक दो। बुलहवस ने इन्हीं जंजीरों से तुम्हें जाकड़ दिया है। मोटे से मोटा कपड़ा जो मिल सके पहन लो, इन मिट्टी के घरौंदों को गिरा दो। इत्र और गुलाब की शीशियाँ, साबुन की बट्टियाँ और यह पाउडर के डब्बे सब फेंक दो। मलका ने शीशियों और पाउडर के तड़ाक तड़ाक पटक दिए, सोने के जेवरों को उतार कर फेंक दिया कि इतने में बुलहवस खां ढाड़ें मार कर रोता हुआ आकर खड़ा हुआ और हाथ बांध कर कहने लगा, दोनों जहानों की मलका, मैं आपका नाचीज गुलाम हूँ, आप मुझसे नाराज़ हैं। मलका ने बदला लेने के अपने जोश में मिट्टी के घरौंदों को पैरों से ठुकरा दिया, ठीक करों के अंबार को ठोकरें मार कर बिखेर दिया। बुलहवस के शरीर का एक एक अंग कट कट कर गिरने लगा। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और दम के दम में जहन्नुम रसीद हुआ। संतोख सिंह ने मलका से कहा, देखा तुम न, इस दुश्मन को तुम कितना डरावना समझती थी, आन की आन में खाक में मिल गया। मलका, काश मुझे यह हिकमत मालूम होती तो मैं कभी की आज़ाद हो जाती, लेकिन अभी और भी तो दुश्मन हैं। संतोख, उनको मारना इससे भी आसान है। चलो कर्ण सिंह के पास। ज्यों ही वह अपना सुर अलापने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे, कानों पर हाथ रख लो, देखो अदृश्य के पर्दे से फिर चीज़ सामने आती है। मलका कर्ण सिंह के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही चारों तरफ से धुपद और तिल्लाने के वार होने लगे, पियानो बजने लगे। मलका ने दोनों कान बंद कर लिए। कर्ण सिंह के दरबार में आग का शोला उठने लगा, सारे दरबारी जलने लगे। कर्ण सिंह दौड़ा हुआ आया और बड़े विनयपूर्वक मलका के पैरों पर गिरकर बोला, हुजूर, अपने इस हमेशा के गुलाम पर रहम करें। कानों पर से हाथ हटाकर वर्रा इस गरीब की जान पर बन आएगी। अब कभी हुजूर की शान में यह गुस्ताखी न होगी। मलका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्शी की, अब कभी बगावत न करना वरना जान से हाथ धोएगा। कर्ण सिंह ने संतोख सिंह की तरफ प्रलय की आंखों से देखकर सिर्फ इतना कहा, जालिम, तुझे मौत भी नहीं आई, और बेतहाशा गिरता पड़ता भागा। सेतोख सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमने, इनको मारना कितना आसान था, अब चलो लोचनदान के पास। ज्यों ही वह अपने करिश्मे दिखाने लगे, दोनों आंखें बंद कर लेना। मलका लोचनदास के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही लोचन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। ड्रामे होने लगे, नर्तकों ने थिरकना शुरू किया, लालो जमुरर्द की कश्तियाँ सामने आने लगीं, लेकिन मलका ने दोनों आंखें बंद कर लीं। आन की आन में वह ड्रामे और सर्कस और नाचने वालों के गिरोह खाक में मिल गए। लोचन दास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। निराशापूर्ण धैर्य के साथ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यह तमाशा देखो, ये पेरिस के कहवे खाने, ये मिस एलिन का नाच है। देखो अंग्रेज़ रईस उस पर कितनी उदारता से सोने और हीरे जवाहरात निछावर कर रहे हैं। जिसने ये सैर तमाशे ने देखे, उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर। लेकिन मलका ने आंखें न खोली। तब लोचनदास बदहवास और घबराया हुआ बेद के दरख्त की तरह कांपता हुआ मलका के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आंखें खोलें, अपने इस गुलाम पर रहम करें, नहीं तो मेरी जान पर बन जाएगी। गुलाम की गुस्ताखियाँ माफ़ फिरमाएं, अब ये बेअदबी न होगी। मलका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्शी की, लेकिन खबरदार अब सर ना उठाना, नहीं तो जहन्नुम रसीद कर दूंगी। लोचनदास यह सुनते ही गिरता पड़ता जान लेकर भागा, पीछे फिरकर भी न देखा। संतोख सिंह ने मलका से कहा, अब चलो मिर्ज़ा शमीम और रसराज के पास। वहाँ एक हाथ से नाक बंद कर लेना और दूसरे हाथ से खानों के तश्त को ज़मीन पर गिरा देना। मलका रसराज और शमीम के दरबार में पहुंची। उन्होंने जो संतोख को मलका के साथ देखा तो होश उड़ गए। मिर्ज़ा शमीम ने कस्तूरी और केसर की लपटें उड़ाना शुरू की। रसराज स्वादिष्ट खानों के तश्त सजा सजा कर मलका के सामने लाने लगा और उनकी तारीफ़ करने लगा। ये पुर्तगाल की 3 आंच दी हुई शराब है, इसे पिए तो बुढ़ा भी जवान हो जाए। ये फ्रांस का शैम्पेन है, इसे पिए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये मथुरा के पेड़े हैं, उन्हें खाए तो स्वर्ग की नेमतों को भूल जाए। लेकिन मलका ने एक साथ से नाक बंद कर ली और दूसरे हाथ से उन तश्तों को ज़मीन पर गिरा दिया और बोतलों को ठोकरें मार मार कर चूर कर दिया। ज्यों ज्यों उसकी ठोकरें पड़ती थीं, दरबार के दरबारी चीख चीख कर भागते थे। आखिर मिर्ज़ा शमीम और रसराज दोनों परेशान और बेहाल, सर से खून जारी, अंग अंग टूटा हुआ, आकर मलका के सामने खड़े हो गए और गिड़गिड़ा कर बोले,
हुजूर गुलामों पर रहम करें, हुजूर की शान में जो गुस्ताखियाँ हुई हैं उन्हें मुआफ़ फरमाएं, अब फिर ऐसी बेअदबी न होगी। मनका ने कहा, रसराज को मैं जान से माना चाहती हूँ, उसके कारण मुझे जलील होना पड़ा, लेकिन संतोख सिंह ने मना किया नहीं, इसे जान से न मारिए। इस तरह का सेवक मिलना कठिन है। यह आपके सब सूबेदार अपने काम में यकता हैं, सिर्फ इन्हें काबू में रखने की ज़रूरत है। मलका ने कहा, अच्छा जाओ, तुम दोनों की भी जान बख्शी की, लेकिन खबरदार अब कभी उपद्रव मत खड़ा करना, वरना तुम जानोगे। दोनों गिरत पड़ते भागे, दम के दम में नज़रों से ओझल हो गए। मलका की रियाया और फौज ने भेंटें दी, घर घर शादियाने बजने लगे। चारों बागी सूबेदार शहर पनाह के पास छापा मारने की घात में बैठ गए, लेकिन संतोख सिंह जब रियाया और फौज को मस्जिद में शुक्रिया की नमाज अदा करने के लिए ले गया तो बागियों को कोई उम्मीद न रही, वह निराश होकर चले गए। जब इन कामों से फुर्सत हुई तो मलका ने संतोख सिंह से कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं में इतनी ताकत है कि मैं आपके एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने मुझे गुलामी ताकत से छुटकारा दिया, मैं आखिरी दम तक आपका जस गाऊंगी। अब शाह मसरूर के पास मुझे ले चली, मैं उनकी सेवा करके अपनी उम्र बसर करना चाहती हूँ। उनसे मुंह मोड़कर मैंने बहुत ज़िल्लत और मुसीबत झेली, अब भी उनके कदमों से जुदा ना होंगी। संतोख सिंह, हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन मंजिल सख्त है, घबराना मत। मलका ने हवाई जहाज़ मंगाया, पर संतोख सिंह ने कहा, वहाँ हवाई जहाज़ का गुजर नहीं है, पैदल पड़ेगा। मलका ने मजबूर होकर जहाज़ वापस कर दिया और अकेले अपने स्वाति को मनाने चली। वह दिन भर भूखी प्यासी पैदल चलती रही। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, प्यास से गले में कांटे पड़ने लगे, कांटों से पैर छलनी हो गए। उसने अपने मार्गदर्शक से पूछा, अभी कितनी दूर है? संतोख, अभी बहुत दूर है, चुपचाप चली आओ, यहाँ बातें करने से मंजिल खोटी हो जाती है। रात हुई, आसमान पर बादल छा गए, सामने एक नदी पड़ी, किश्ती का पता न था। मलका ने पूछा, किश्ती कहाँ है? संतोष ने कहा, नदी में चलना पेड़गा, यहाँ किश्ती कहाँ है? मलका को डर मालूम हुआ, लेकिन वह जान पर खेलकर दरिया में चल पड़ी। मालूम हुआ कि सिर्फ आँख का धोखा था, वह रेतीली ज़मीन थी। सारी रात संतोख सिंह ने एक क्षण के लिए भी दम न लिया। जब भोर का तारा निकल आया तो मलका ने रोकर कहा, अभी कितनी दूर है, मैं तो मरी जाती हूँ। संतोख सिंह ने जवाब दिया, चुपचाप चली आओ। मलका ने हिम्मत करके फिर कदम बढ़ाए। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि रास्ते में मर ही क्यों ना जाऊं, पर नाकाम न लौटूंगी। उस कैद से बचने के लिए वह कड़ी मुसीबतें झेलने को तैयार थी। सूरज निकला, सामने एक पहाड़ नज़र आया जिसकी चोटियां आसमान में घुसी हुई थीं। संतोष सिंह ने पूछा, इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर शाह मसरूर मिलेंगे, चढ़ सकोगी? मलका ने धीरज से कहा, हाँ, चढ़ने की कोशिश करूंगी। बादशाह से भेंट होने की उम्मीद ने उसके बेजान पैरों में पर लगा दिए। वह तेजी से कदम उठाकर पहाड़ों पर चढ़ने लगी। पहाड़ के बीचों बीच आते वह थक कर बैठ गई, उसे घस आ गया। मालूम हुआ कि दम निकल रहा है। उसने निराश आंखों से अपने मित्र को देखा। संतोख सिंह ने कहा, एक दफ़ा और हिम्मत करो, दिल में खुदा की याद करो। मलका ने खुदा की याद की, उसकी आंखें खुल गईं। वह फुर्ती से उठी और एक ही हल्ले में चोटी पर जा पहुंची। उसने एक ठंडी सांस ली। वहां शुद्ध हवा में सांस लेते ही मलका के शरीर में एक नई जिंदगी का अनुभव हुआ। उसका चेहरा दमकने लगा, ऐसा मालूम होने लगा कि मैं चाहूँ तो हवा में उड़ सकती हूँ। उसने खुश होकर संतोख सिंह तरफ देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। शरीर वहीं था, पर चेहरा शाह मसरूर का था। मलका ने फिर उसकी तरफ अचरज की आंखों से देखा। संतोख सिंह के शरीर पर से एक बादल का पर्दा हट गया और मलका को वहाँ शाह मसरूर बड़े नजर आए। वही हल्का नीला कुर्ता, वही गेरुए रंग की तरह। उनके मुखमंडल से तेज की कांति बरस रही थी, माथा तारों की तरह चमक रहा था। मलका उनके पैरों पर गिर पड़ी। शाह मसरूर ने उसे सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, आपने सुनी हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी विजय। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली विजय तलवार या ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य, नैतिकता और सच्चे परिश्रम से मिलती है। यही प्रेमचंद की कहानियों का संदेश है। इंसानियत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी विजय है।